पहला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? 4 विटामिन दी गई हैं, इनमें से किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया अब तक की, 2002 में, 2010 में और 2013 में पीजीटी में पूछा गया है। तो आपको बताना है स्कर्वी रोग किसकी कमी से, यानी कौन सी विटामिन की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है। आंसर होगा पहला, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। कुछ विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग आपको यहीं पर बता दें, ताकि अगर कोई दूसरा प्रश्न पूछा जाए तो आप आंसर दे लें। तो जो कीलोसिस है, कीलोसिस रोग विटामिन बी की कमी से, बेरी रोग भी विटामिन बी की कमी से, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। जो रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी अगर प्राप्त करना है तो सुबह का जो सूर्य का प्रकाश होता है। और रतौंधी रोग जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। जनन क्षमता की कमी जो हो जाती है विटामिन ई की कमी से होती है। और रक्त का थक्का नहीं जमना तो विटामिन के, जो विटामिन के होता है इसकी कमी होती है, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, खून बहता ही रहता है। और विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया नामक रोग हो जाता है, पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपने वसीय विलयन से प्राप्त नहीं हो सकता है? इनमें से कौन सी विटामिन है जो वसीय विलयन से प्राप्त नहीं हो सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। कौन सा होगा? पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, वसीय विलयन कहा गया है तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन नहीं है? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन नहीं होती हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन सही होगा बी वाला, विटामिन सी। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होती हैं वे हैं ए, डी, ई, के। ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होती हैं। अतः वसीय विलयन से केवल वसा में घुलनशील विटामिन ही प्राप्त हो सकती हैं, इसीलिए इसमें आंसर विटामिन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति में विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। अगर विटामिन B6 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, अरक्तता रोग हो जाता है। और अरक्तता को अंग्रेजी में एनीमिया कहा जाता है, यानी अगर विटामिन B6 की कमी हुई हमारे शरीर में तो एनीमिया रोग हो जाएगा। और एनीमिया रक्त से संबंधित रोग होता है, इसीलिए अरक्तता कहा गया है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन, अगर कभी प्रश्न पूछ लिया जाए। और यह विटामिन प्रोटीन उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? प्रोटीन उपापचय में। और इसकी कमी से उपापचय बाधित हो जाता है और हीमोग्लोबिन तथा अन्य रुधिर घटकों की भी कमी हो जाती है, यानी रुधिर की कमी हो जाती, अरक्तता हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विटामिन जो साधारणतः मानव द्वारा पेशाब से निकाल दिया जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जो मानव के द्वारा पेशाब से निकाल दिया जाता है? तो जो जल में घुलनशील विटामिन होगा वही मानव के द्वारा पेशाब से निकाला जा सकता है। तो इसका आंसर क्या सही होगा? आंसर सही होगा बी, विटामिन सी मानव द्वारा साधारण रूप से पेशाब से निकाल दिया जाता है। आपको बता दें कि विटामिन सी को एस्कार्बिक अम्ल कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कार्बिक अम्ल होता है। और यह जल में घुलनशील विटामिन है, मैंने अभी बताया था बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होती हैं। और दैनिक आवश्यकता से अधिक होने पर ये विटामिन अवशोषित तथा संचित नहीं होते हैं और प्रायः मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्कार्बिक एसिड होता है। एस्कार्बिक एसिड क्या होता है? तो अभी मैंने बताया है आपको, तो इसमें आंसर सही होगा कौन सा? सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कार्बिक एसिड होता है। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछा गया है, तो टीजीटी 1999 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी समूह से संबंध नहीं रखता है? विटामिन बी समूह से संबंध नहीं रखता है। समूह का मतलब विटामिन B1 से लेकर के जो B12 तक हैं, ये विटामिन बी समूह के जो जितने विटामिन हैं सब कहलाते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, टोकोफेराल।
टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन बी समूह से संबंधित नहीं है। आपको बता दें कि टोकोफेरॉल विटामिन ए का नाम है, जबकि जो पहला ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, तो राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 है, विटामिन बी2। और जो इसमें से तीसरा ऑप्शन है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन क्या है, विटामिन बी12 होता है। और जो ऑप्शन बी वाला है निकोटिन, तो निकोटिन अम्ल विटामिन बी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइमोट्रिप्सिन घटक है, काइमोट्रिप्सिन किसका घटक होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा जल्दी से बताना है। पीजीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी अग्न्याशयी रस। काइमोट्रिप्सिन घटक अग्न्याशयी रस का होता है। आपको बता दें कि जो काइमोट्रिप्सिन है अग्न्याशयी रस में पाया जाता है, उसी में उपस्थित होता है, और यह छोटी आंत या कह लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का पाचन करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है। क्या है? एक तरीके का प्रोटीन पाचक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। पीजीटी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा सी, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपको बता दें कि शरीर में ऊर्जा की कमी होने पर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है। सबसे पहले किसका? कार्बोहाइड्रेट का उपयोग होता है। फिर वसा का ऑक्सीकरण द्वारा, यानी वसा का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और सबसे अंतिम चरण में प्रोटीन का उपयोग ऊर्जा के लिए किया जाता है, अंतिम चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। देखिए उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है। ये क्वेश्चन पीजीटी 2013 में पूछा गया और वो 2010 में पूछा गया था। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। तो इसमें आंसर सही होगा बी वाला, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट पे पाए जाने वाले बंधों का प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट में जो बंध पाए जाते हैं उसमें कौन सा प्रकार है इसका? टीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, ग्लाइकोसाइडिक। ग्लाइकोसाइडिक इसका प्रकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले उपयोग करता है। अगर व्यक्ति को भूख लगी है तो सबसे पहले किस चीज का उपयोग करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी वाला, ग्लाइकोजन का। अगर भूख व्यक्ति को लगी है तो सबसे पहले ग्लाइकोजन का उपयोग करता है, यानी भूख लगने पर व्यक्ति सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। और जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड्स है जो कि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है, यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में संचित होता है। और ग्लाइकोजन का संग्रह यकृत में यानी लीवर में होता है और पेशियों यानी मसल्स में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद बताना है कौन से होंगे? आंसर सही होगा इसमें पहला, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से जटिल रूप में होता है, यानी जंतुओं के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है ये जटिल रूप में होता है। और सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट अंतिम रूप से अपनी इकाइयों में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी मोनोसैकेराइड्स में बदल जाते हैं। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं गैलेक्टोज सभी मोनोसैकेराइड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, ग्लोमेरुलस, पेल्विस। वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है बताना है। आंसर सही होगा बी, नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई होती है। आपको बताते चलें कि नेफ्रॉन के कई सारे भाग होते हैं। कौन कौन से भाग हैं? बोमेन संपुट यानी बोमेन कैप्सूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी पीसीटी, हेनले लूप की भुजाएं या हेनले की भुजाएं यानी लूप ऑफ हेनले, दूरस्थ कुंडली नलिका यानी डीसीटी, संग्रह नलिका यानी सीटी। इनमें से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए सब बता दिया है मैंने आपको। अगला क्वेश्चन है स्तनधारियों में वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना है। वृक्कों का कार्य किसको उत्सर्जित करना है, वो भी स्तनधारियों में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा पहला, अत्यधिक लवण, यूरिया तथा जल को उत्सर्जित करना है। आपको बता दें कि जितने भी मैमल्स होते हैं या स्तनधारी होते हैं, स्तनधारियों में वृक्क अथवा किडनी प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं।
और वृक्क के अंदर मूत्र यानी यूरिन का निर्माण होता है। मूत्र में उपापचयी जल तथा यूरिया प्रमुख रूप से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन रक्तवाहिनी स्तनधारी में सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा यूरिया ले जाती है? निम्न में से बताना है रक्तवाहिनी, कौन सी रक्तवाहिनी स्तनधारी में सामान्यतः सबसे अधिक मात्रा में यूरिया ले जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा पहला यकृत शिरा। यकृत शिरा सबसे अधिक मात्रा में यूरिया ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया की सबसे कम मात्रा किस में होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किस में यूरिया की सबसे कम मात्रा पाई जाती है? आंसर सही होगा डी, वृक्कीय शिरा में सबसे कम मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होती है? गुर्दे की पथरी किसका क्रिस्टल होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, कैल्शियम ऑक्सालेट का। यानी जो गुर्दे में पथरी पड़ जाती है, जो किडनी में पथरी होती है, वो कैल्शियम ऑक्सालेट की होती है। यदि आप लोग किडनी पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो गुर्दे यानी किडनी की पथरी मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्सालेट के क्रिस्टल की होती है और इसके अतिरिक्त यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भी उसमें होते हैं, लेकिन ये क्रिस्टल वृक्क के अतिरिक्त और कहीं भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार नाल के किस भाग में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के ट्रोफोजॉइड प्रवस्था रहती है? मानव की आहार नाल जो होती है मुख से लेकर के गुदाद्वार तक, उसमें पूछा गया उसके किस भाग में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की ट्रोफोजॉइड प्रवस्था रहती है? पीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा पहला कोलन में। तो अगर आप लोग आहार नाल के बारे में पूरी डिटेल चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। पूरी जानकारी मैंने डिटेल से समझाया हुआ चित्र सहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। पोडोसाइट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो आंसर सही होगा इसमें पहला, वृक्क में पोडोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल तथा सोडियम प्लस का पुनर्शोषण एक साथ होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा बी, पीसीटी में। और पीसीटी क्या है? तो पीसीटी जो नेफ्रॉन मैंने अभी बताया था उसी का एक भाग होता है। यानी पीसीटी का पूरा नाम जो नेफ्रॉन का एक भाग है ये होता है और इसका पूरा नाम क्या है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। पीसीटी का पूरा नाम समीपस्थ कुंडलित नलिका हिंदी में, या अंग्रेजी में कहें तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये एक नेफ्रॉन का पूरा भाग होता है। और नेफ्रॉन कहाँ, जो मूत्र निर्माण प्रक्रिया होती है वही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क एक जैव प्रमुख अंग है क्योंकि यह सहायक है। जैव प्रमुख अंग है तो ये किसमें सहायक है? आंसर सही होगा डी, इनमें से सभी कार्यों में। यानी शरीर में द्रव के नियमन में भी सहायक है जो वृक्क है, जो किडनी है। अम्ल क्षार संतुलन के नियमन में भी सहायक है और उपापचयी अपशिष्टों के निष्कासन में भी सहायक है। वृक्क यानी किडनी एक जैव अंग है और इसके बहुत सारे कार्य होते हैं, चाहे वो प्रसारण नियंत्रण हो यानी ऑस्मो रेगुलेशन हो, चाहे उपापचयी अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन हो, पीएच यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या अम्ल क्षार संतुलन हो, लवणों का संतुलन हो, रुधिर का नियमन हो, इतने बहुत सारे कार्य हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में यूरिया का संश्लेषण होता है किसके द्वारा? यकृत में जो हमारा लीवर है उसमें यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा डी, आर्निथिन चक्र के द्वारा यूरिया का संश्लेषण होता है। आर्निथिन चक्र के द्वारा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।